प्रधानमंत्री के नाम पर चेहरे बदलते गए, लेकिन गद्दी पर इनका खानदान ही रहा। एक हटा तो इनके खानदान की अगली पीढ़ी उस पर विराजमान हो जाती। क्या नरेंद्र मोदी चाहते तो आराम से अपना 5 साल 10 साल का कार्यकाल समाप्त नहीं कर सकते थे? आखिर उन्हें क्या पड़ी थी कि इतने लोगों का विरोध सहकर भी देश का भविष्य सुधारने चले? सच मानिए, आज देश में हम जो लोग जीवित हैं और जो ये सब कुछ देख रहे हैं, खुद को खुशनसीब समझिए कि हम उन सारे बदलाव के साक्षी हैं जिसका सपना लिए लाखों देशवासी दुनिया से चले गए। चलिए आज बात कर ही लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना क्यों देश के लिए जरूरी था। देश की आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी हमेशा से सत्ता में रही और मामूली तरीके से देश को चलाती रही। मामूली तरीके से मतलब है कि जहां दूर की सोच की कमी रही, मतलब आज जैसे चल रहा है इसी में वो खुश है। बाकी विकसित देशों को देखकर उनकी नकल कर जो थोड़ी बहुत प्रगति हो सकती थी वो ये सरकारें भी करती गई। और जब आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, आप केवल कामयाब देशों की देखा देखी कर ही सरकार चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उन देशों से कम 20 साल पीछे रहते हो। सत्ता सुख ऐशो आराम को सर्वोच्च रख कांग्रेस शासन करती आई है। ऐसे करने का एक फायदा ये होता है कि जनता आपके साथ बनी रहती है, आपके विरोध में नहीं आती, क्योंकि प्रेजेंट में उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो उस वक्त रोजगार की कोई खास समस्या होती नहीं थी, क्योंकि आबादी कम थी, संसाधन पर्याप्त थे और उस वक्त की सरकार इस तरीके से काम करते थे कि आपको ज़्यादा लंबी छलांग लगाने का ख्याल मन में आएगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि आप कुएं के मेंढक बने रहते थे। उस वक्त से अगर कांग्रेस सरकार कुछ ठोस कदम उठा के चली होती तो आज जो बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने थी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उनमें काफी चीजों का समाधान हो गया है, उस पर आगे आऊंगा मैं। तो उस समय जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, यदि उन पर सोच विचार करती तो आज माहौल कुछ और ही होता। जवाहरलाल नेहरू ने जो कमान संभाली उसके बाद से इन्होंने केवल सत्ता सुख भोगने के अलावा कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री के नाम पर चेहरे बदलते गए, लेकिन गद्दी पर इनका खानदान ही रहा। एक हटा तो इनके खानदान की अगली पीढ़ी उस पर विराजमान हो जाती। नेहरू, इंदिरा, राजीव और फिर सोनिया। क्यों? क्योंकि इन सब पर गांधी का सरनेम लगा है, जो एक्चुअली में ये थे भी नहीं। फाइनली नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। मैं इससे पहले कि आगे की बात करूं, एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी अभी करीब 70 साल के हैं। देश में सामान्यतः 80 या 90 साल तक का जीवन होता है। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, देश के इतिहास में नाम दर्ज हो गया, हमेशा रहेगा भी, सत्ता सुख भी देख लिया, पावर का मजा ले लिया, ये सब कुछ वो चख चुके हैं, फिर उन्हें ट्रिपल तलाक, डीमोनेटाइजेशन, धारा 370, राम मंदिर, नागरिक संशोधन बिल जैसे गोले बारूद से खेलने की क्या जरूरत थी, जबकि इससे वो जाने कितने ही अपने वोटर्स को नाराज कर बैठे हैं। ट्रिपल तलाक, जिसे इतने सालों से कांग्रेस सरकार केवल इसलिए लटकाए रखती थी कि इनसे उनका वोटिंग समीकरण बिगड़ ना जाए, देश का एक तबका नाराज ना हो जाए। राम मंदिर का मसला सालों तक खींचते चले आए हैं कि कहीं हमारी सरकार इसकी चपेट में ना आ जाए और हमारी सत्ता पे आंच ना आ जाए। कश्मीर के मुद्दे को संजो के रखे रहे, शुरू से ही ऐसे कानून बना के रखे कि बाहरी घुसपैठियों का यहां आना जाना लगा रहा, बल्कि उन्हें यहां पालते रहे, वो भी देशवासियों के टैक्स के पैसों से। जेएनयू जैसे संस्थानों में देश के टुकड़े कर देने वाली मानसिकता को पनपने देते रहे। आखिर क्यों इन लोगों ने इतने सालों तक देश के लोगों को बेवकूफ बनाए रखा और इन मुद्दों को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाते रहे जैसे पता नहीं ये ऐसे मुद्दे हों जिनका समाधान तो कभी हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इन लोगों ने देश की जनता को हमेशा से अंधेरे में रखा और इन मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। अंधेरे में रखा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार ने इन मुद्दों को इतनी आसानी से सुलझा दिया कि हमें हैरानी होती है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाए रखने के लिए देश को कितना पीछे धकेल दिया। क्या नरेंद्र मोदी चाहते तो आराम से अपना 5 साल 10 साल का कार्यकाल समाप्त नहीं कर सकते थे? आखिर उन्हें क्या पड़ी थी कि इतने लोगों का विरोध सहकर भी देश का भविष्य सुधारने चले? अरे उनका तो कोई परिवार भी नहीं है जिसके लिए वो कुछ संजो के जाते। हम आप कितना भी उनका विरोध कर ले,
लेकिन एक बात हम सबके दिमाग में जरूर आती रहती है कि आने वाली जाने कितनी पीढ़ियों तक लोग इसकी चर्चा करते रहेंगे कि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने राजनीति के सारे गणित फेल कर दिए। जो काम 70 सालों में नहीं हो सके थे, जिन्हें मान लिया गया था कि ये मसले कभी सुलझ ही नहीं सकते, उन्हें 5 साल के अंदर ही जड़ से खत्म कर दिया। सच मानिए, आज देश में हम जो लोग जीवित हैं और जो ये सब कुछ देख रहे हैं, खुद को खुशनसीब समझिए कि हम उन सारे बदलाव के साक्षी हैं जिसका सपना लिए लाखों देशवासी दुनिया से चले गए। पेट्रोल महंगा हो गया है, प्याज महंगा हो गया है, ये सब वो बातें हैं जिनसे आपका मन भटकाने की कोशिश की जाती है। आज हम प्याज और पेट्रोल से ऊपर की सोच रखेंगे तो समझ आएगा कि ये आदमी जिसे हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, इसने हमारा आज ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या सौगात दे दी है। बड़ी सोचेंगे तो समझ आएगा कि नागरिक संशोधन बिल आज पास नहीं होता तो आने वाले 20-30 साल में देश की काया पलट हो जाती। अगर 3 तलाक नहीं होता तो आज भी मुस्लिम बहनें एक डर के साये में घुट रही होती। राम मंदिर जैसे मसले को इतनी सफाई के साथ, बिना कोई दंगा हुए, बिना आपस में लड़ाई झगड़े के सुलझा लेने की कला निश्चित तौर पर एक ऐसा कार्य था जिसके लिए दूरदृष्टि, संयम, समझदारी और टाइमिंग की जरूरत थी। मोदी सरकार आने से पहले कश्मीर की क्या हालत थी, वहां किस तरह से पत्थरबाजों का बोलबाला था, वो किसी से छुपा नहीं है। और 370 हटा पाने का तो कभी किसी के मन में ख्याल तक नहीं आया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मैनेजमेंट, उनकी कैलकुलेशन, उनकी प्लानिंग का नतीजा है कि एक झटके में धारा 370 हट गया और कहीं कोई दंगे नहीं हुए, खून खराबा नहीं हुआ। और कुछ देश का अहित सोचने वाले नेताओं ने कोशिश की भी कि किसी तरह से वहां के लोगों को भड़काया जाए, तो उन्हें भी ऐसा करने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, हमारे देश में लोग बहुत कारणों से बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर, राज्य के आधार पर, जाति के आधार पर, राजनीतिक पार्टियों के आधार पर। लेकिन अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं जो सचमुच देश के लिए ही सोचते हैं, तो इस बात को समझना होगा कि देश हित के लिए किसने क्या किया। और सही पूछिए तो अगर आपको अभी भी नरेंद्र मोदी से नफरत है तो ठीक है, लेकिन इस बात से आपको इत्तेफाक रखना ही होगा कि बंदा ईमानदार तो है और वो सब करके दिखा रहा है जिसे करने में पिछली सरकारें डरती रही। प्याज, पेट्रोल जैसी समस्याएं आती रही हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए सरकार गिरा देना या सरकार बना देना बड़ी बात नहीं है। ये बढ़ते घटते रहते हैं, पहले भी होता था, आगे भी ये सब होता रहेगा। इन चीज़ों से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। आपको इस सरकार की नीतियों पर गर्व होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं। और रही बात लोगों की आलोचना की, तो भाई कुछ तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के रहते तुम्हारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया और कर लो मोदी मोदी। तो इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। आप में से कई लोग समझते हैं कि मैं अंधभक्त की तरह बातें करता हूं, बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, तो आप गलत हैं। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं केवल देश के लिए किए गए कुछ अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सपोर्ट करता हूं, और जो केवल राजनीति को बिजनेस मानकर अपनी पुश्तैनी जायदाद समझते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देता हूं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आज ममता बनर्जी, राहुल गांधी या इवन कम्युनिस्ट के लोग भी देश के फायदे की बात करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। देखिए दोस्तों, आप मुझे बीजेपी सपोर्टर कहते हैं तो यूट्यूब पर कई ऐसे लोग हैं जो अंधे बनकर, आंखों पर पट्टी बांधकर हर सरकार द्वारा किए गए सही निर्णयों पर भी उंगली उठाते रहते हैं। तो उन जैसों को जवाब देने के लिए मेरे जैसे लोग केवल बैलेंस बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जैसे कि बोला था कि नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है और अगर अमित शाह ने ठान लिया है कि इसे लागू करना है तो भाई वो जरूर कर देंगे, और वैसा ही हुआ भी है। राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है और भले ही अभी आपको इसके फायदे नजर ना आए, लेकिन आने वाले समय में आप इस सरकार का धन्यवाद करेंगे इसी बात के लिए। ये डिवाइड करने की राजनीति नहीं है, यहां अपने देश को बचाने की बात है। पहले देश सुरक्षित रहेगा तभी आगे कुछ किसी और के लिए हम कर पाएंगे। यदि भारतीय मुसलमान देश को आगे रखकर सोचेगा तो कभी इस फैसले से दुखी नहीं होगा, क्योंकि ये देश उसका है और कभी उसके साथ भेदभाव यहां नहीं होगा। रही बात हिंदू मुसलमान करने की, तो भैया देश में कुछ छुटपुटिए ऐसे नेता हैं जिनकी रोजी रोटी हमें लड़वा कर ही चलती है, तो उन्हें अपना काम करने दो, क्योंकि ये सीधा सा फंडा है कि ये बिल बाहरी लोगों के देश में आने या ना आने को लेकर है। इसका देश के अंदर रह रहे मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, किसके लिए वोटिंग करते हो, इन चीजों से ऊपर उठकर उस सरकार को धन्यवाद करो, उनके उस फैसले का सम्मान करो जो देश हित में उन्होंने लिए हैं।
लाल बत्ती हटाने की बात हो तो वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। लोन लेकर विदेश भाग जाने पर भी उन्हें ही दोषी ठहराते रहे, जबकि हकीकत ये थी कि कांग्रेस के वक्त पर उन लोगों ने लोन लिया था। उनकी विदेश यात्राओं पर उंगली उठाई गई तो भैया नरेंद्र मोदी तो अपना नहाना धोना तक भी एयरपोर्ट पर ही करके जाते थे। 50-50 डेलीगेट्स के साथ विदेश दौरा करने वाले नेताओं के रूल्स को तोड़ते हुए गिनती के 2-4 लोगों के साथ विदेश यात्रा करने की शुरुआत भी इन्होंने की। ले दे के जब विपक्षियों के पास आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं तो पार्लियामेंट में कैंटीन पर मिले सब्सिडी पर उंगली उठाने लगे। अरे भैया जाओ, ये भी बंद कर दिया। अब हालांकि उन्होंने जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उनके आगे ये आरोप बरगलाने से ज्यादा और कुछ नहीं लगते। मतलब आपने कभी ऐसी गवर्नमेंट देखी है जिसने अपने छोटे से कार्यकाल में इतने सारे बड़े बड़े फैसले ले लिए? शायद नहीं, बल्कि डेफिनेटली नहीं। क्या इस सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता नहीं है? क्या ये दोबारा से सत्ता में आना नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते होंगे, लेकिन सबसे पहले इनके लिए जरूरी था देश के अहम मुद्दों को सॉल्व करना। हम ये नहीं कहते कि बेरोजगारी, किसानों की समस्या वगैरह मुद्दे नहीं है, बिल्कुल है और बेहद गंभीर मुद्दे हैं और इन पर काम कम या ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमें उन लोगों के षड्यंत्रों को समझना होगा जो इन मुद्दों की आड़ में कुछ ऐसी चीजों पर पर्दा ढकना चाहते हैं जिनका सॉल्यूशन देश में क्रांति का काम करेगा। दोस्तों, हर न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल का एक पक्ष होता है और वो अपने पक्ष को हर हाल में सही ठहराता है। बहुत से एंटी बीजेपी चैनल्स भी हैं जो मैक्सिमम टाइम अगर बीजेपी ने कुछ अच्छा भी किया होगा तो वो उस अच्छे काम में भी कहीं ना कहीं से अपना एक एजेंडा निकाल लेते हैं और उसमें कमी निकाल लेते हैं। और ये एक कला है कि आप कैसे अपनी बातों को रख भी देते हैं और सुनने वाले को ऐसा भी नहीं लगता कि वो पक्षपात कर रहा है। बस यही कला हमारे अंदर नहीं है। तो इन जैसे चैनल्स की बात ही अगर आप सुनते रहेंगे तो इनके गलत तथ्य भी सुनते सुनते आपको सही लगने लगेंगे। तो इसलिए भी सही फैसलों को सही ठहराने के लिए हम जैसे चैनल्स को भी आगे आना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है यूट्यूब या न्यूज़ चैनल्स में जो देश तोड़ने की बात करते रहते हैं या कहीं ना कहीं आपको सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय कदमों को भी नकार कर उसमें असहमति जताते हैं और ज्यादातर इनकी कही बात आगे चलकर गलत साबित हो जाती है। दोस्तों, इतने सारे ऐतिहासिक फैसले लेने के बाद भी अगर आप मोदी जी का एटलीस्ट अभी के लिए धन्यवाद नहीं करते हो तो फिर क्या बोलूं, मुझे भी नहीं पता। जय हिंद, वंदे मातरम।